तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल वो सभी सोच रहे हैं कि सर एक अच्छी रणनीति के तहत तैयारी आप करा रहे हैं, सफलता बैच जो है जो आपने फ्री में लॉन्च किया हुआ है उसको तो आप अच्छे तरीके से करा रहे हैं और आप सभी ने मतलब इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच जो आप इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं हमने सफलता बैच लॉन्च किया था जिसमें हम पूरी फिजिक्स की, पूरी केमिस्ट्री का एक सीक्वेंस पैटर्न में हम तैयारी करा रहे हैं। आपको इतनी बात, बेसिक बात पता होगा कि हमने आप सभी को पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हमने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि तैयारी कराएंगे जी, पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री का। आपको ये तो बात पता ही है। हमने कैसे तैयारी कराने को कहा था, तो हमने आपसे कहा था पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबसे पहले तो हम पहले परिभाषा को कराएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषा होंगे इसको। दूसरे में हमने कहा था कि सभी इंपॉर्टेंट नियम को करा देंगे। तीसरा में हमने कहा था जितने इंपॉर्टेंट सिद्धांत होंगे इसको हम करा देंगे, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण नियम, परिभाषा, नियम, सिद्धांत को कराने के बाद चौथे में हम आपको न्यूमेरिकल करा देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि पूरी हमने फिजिक्स का हमने पहले न्यूमेरिकल परिभाषा को करा दिए, फिर केमिस्ट्री का भी हमने परिभाषा को करा दिए हैं। जहां तक बात है नियम का, तो नियम में पूरी तरीके से हमने केमिस्ट्री के नियम को हमने करा दिए हैं। फिजिक्स के नियम बचे हुए हैं, अभी इसको जल्द ही कराया जाएगा फिजिक्स का नियम को। जहां तक बात है आज हम जो लेकर आए हैं, ये हम लेकर आए हैं फिजिक्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत को। नियम ना लेकर हमने महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर आए हैं। पहले इस सिद्धांत को देख लेते हैं, फिर हम आगे कल क्या लाने वाले हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक सीक्वेंस पैटर्न में हम चल रहे हैं। मैं इतना कहूंगा जो स्टूडेंट अभी तक हमारी बातों को सुन रहे हैं उनको मैं कह सकता हूं अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप दिलो जान से मेहनत करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एक एक टॉपिक को जो हम आपको तैयारी करा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देख लीजिए, अभी आपको तो इतनी बात पता होगा कि सब हम करा रहे हैं। अभी तक जितने भी स्टूडेंट परिभाषा को, नियम को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है। मैं इतना कहूंगा कि अगर हमारी जो फ्री में हम ये सभी चीजें लॉन्च कर रहे हैं, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अभी आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट हमारा करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सपोर्ट अच्छे से करें तो बिल्कुल आप भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और हम खासकर आप सभी के लिए एक अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो इसलिए विशेष है कि पूरी किताब से 7 महत्वपूर्ण जो हमारा सिद्धांत है उस सिद्धांत को आज हम कराने वाले हैं। समझ रहे हैं ना, पूरी किताब से, पूरी फिजिक्स की किताब से मात्र 7 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिसको आपको तैयार करना है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को जानते हुए, समझते हुए चलेंगे जी, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा क्लास 11th फिजिक्स का 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक एक करके देखेंगे जी। सबसे पहला आता है आयामी विश्लेषण का सिद्धांत लिखिए। अब ये कहने की तो बात नहीं है कि आयामी विश्लेषण का सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले हम समझा देते हैं क्या इसमें बताया गया। आयामी विश्लेषण के सिद्धांत में हमें यही बात बताया गया कि मतलब इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण, ध्यान से समझेंगे, किसी भी भौतिक समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष का जो आयाम होता है वो सामान्य होता है। सिर्फ इतना ही बात कहा गया हमें कि किसी भी मतलब आयामी विश्लेषण के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण में जो बायां पक्ष होता है वो दायां पक्ष के आयाम के मतलब विमीय सूत्र के क्या होता है, समान होता है, डायमेंशन के समान होता है। मतलब सीधी बात कहा जाए तो कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी भौतिक राशि है ना, कोई भी भौतिक समीकरण है, कोई भी भौतिक समीकरण है, तो उस भौतिक समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड
साइड के क्या होता है, बराबर होता है, यही बात कहा गया। आप समझ गए होंगे। आयामी विश्लेषण की सिद्धांत मतलब आयामी विश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण में दायां पक्ष जो होता है, बायां पक्ष जो होता है वो दाएं पक्ष के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब भौतिक समीकरण में दायां पक्ष का जो आयाम होता है, बायां पक्ष का जो आयाम होता है वो दाएं पक्ष के आयाम के समान होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बायां पक्ष। ये हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दायां पक्ष। तो ये आप याद रखेंगे कि किसी भी भौतिक समीकरण में जो बायां पक्ष होता है वो दाएं पक्ष के क्या होता है, दाएं पक्ष के आयाम के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही तो लिखा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण का जो बायां पक्ष होता है ना वो दाएं पक्ष के आयाम के बराबर होता है। तो आप समझ ही गए होंगे ये बात क्या कहा गया। इस सिद्धांत की सहायता से हम क्या करते हैं, इस सिद्धांत से सूत्रों की जांच और नए सूत्रों की प्राप्ति करते हैं और मात्रक में परिवर्तन किया जाता है। मतलब इस सिद्धांत की सहायता से हम 3 काम करते हैं। पहली बात तो सूत्रों का जांच हम कर लेते हैं कि ये सूत्र सही है या नहीं। दूसरी बात, नए सूत्रों को हम प्राप्ति करते हैं, नए सूत्र भी हम प्राप्त करते हैं इस सिद्धांत की सहायता से। और तीसरी बात, मात्रक परिवर्तन भी किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि का जो यूनिट होता है उसको बदलाव हम करते हैं। मतलब समझ गए होंगे। जैसे कि गति का एक समीकरण है v = u + at। अब ये हमारा एक समीकरण है। अब ये समीकरण सही है या गलत है, आयामी विश्लेषण की सिद्धांत की सहायता से हम जांच कर सकते हैं। अब कैसे जांच होता है उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समय भी नहीं है, हमने पहले ये सब करा दिए हैं। आपको उतना ही जानना है, उतना ही लिखना है जितना आपके एग्जाम में पूछे। हमें केवल सिद्धांत पूछा गया है, ये सिद्धांत लिखकर ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, या हिंदी में बायां पक्ष जो होता है दाएं पक्ष के बराबर होता है, कितना इतना ही लिख देना है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है, ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, ठीक है, चलिए। सर्दी हो गया हमें भी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। ओहो हो, ये क्या हो गया भैया, सीधा 2 के बाद 3 आ गया क्या? ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है। चलिए, यहाँ पे वास्तव में 2 होना चाहिए, वही हम कंफ्यूज हो रहे थे। चलिए, दूसरा हमारा क्या है, कार्य ऊर्जा का सिद्धांत। अब कार्य ऊर्जा का सिद्धांत क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, कार्य ऊर्जा का सिद्धांत क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। कार्य ऊर्जा का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया कुल कार्य जो होता है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है ना, किसी भी वस्तु पर लगाया गया कुल कार्य जो होता है वो क्या होता है, वो अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा, देख लीजिए। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मतलब होता है कार्य ऊर्जा सिद्धांत में हमें यही बात बताया गया, तो हम क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार। अब क्या बात बताया गया, किसी वस्तु पर लगाया गया कुल कार्य जो होता है वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अंतर। ठीक है, अंतर को माइनस कहते हैं। ठीक है ना, तो यही बात हमसे कहा गया है। आशा करता हूँ बोल देंगे कि किसी भी वस्तु का कुल कार्य जो होता है वो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो ये तो बात आप बोल ही देंगे, ये इसका फॉर्मूला है जिसको आपको लिखना है। ठीक है ना, कुल कार्य को हम W से लिख सकते हैं। ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, K2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, K1 लिख सकते हैं।
तो ये इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा संकेत रूप में हम W = K2 - K1 भी हम लिख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको और भी तोड़कर लिखना चाहें तो कार्य बराबर, अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv², तो हम चाहे तो इसको ½ mv² कर दें, फिर माइनस है, और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है तो ये क्या हो जाएगा, ½ mu² हो जाएगा। u मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो u है वो प्रारंभिक वेग है, और यहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा के लिए अंतिम वेग, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के लिए प्रारंभिक वेग लगेगा। तो आप चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये हमारा अंतिम समीकरण हो जाएगा। आशा करता हूं समझ के होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पे, अगला हमारा आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या बातें बताई गई, अब मैं एक बार पढ़ लेता हूं, फिर हम आपको समझाएंगे भी, समझाएंगे तभी समझ में आएगा, ये भी हम जानते हैं। फिर भी अगर किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हमें बताया गया कि जब कोई भी वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, किसी भी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस पर यहां पे उसके रहेगा, उसके ऊपर की ओर एक उत्थावन बल या उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है ना, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब आप समझे कि इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया, मान लेते हैं एक बड़ा सा ये डब है, जी, ये एक बड़ा सा डब है, ठीक है ना। अब इसमें ये पूरी तरीके से ये पानी इसमें भरा गया है, इसमें पूरी तरीके से इस तरीके से इसमें क्या भरा गया है, इसमें पानी को भरा गया है, बिल्कुल सही बात है ना। अब इस पानी में हम क्या करते हैं, इस पानी में हम मान लेते हैं सपोज डेट ये एक बड़ा सा टुकड़ा ले आकर इसमें डाल देते हैं, ये एक बड़ा सा टुकड़ा है, इसमें हम ले आकर इसमें हम डाल देते हैं। तो जैसे ही डालेंगे तो ये बताइए, ये पूरी तरीके से ये बर्तन जो है लबालब पानी से भरा हुआ है, और इसमें एक बड़ा सा टुकड़ा लाकर डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी गिरने लगेगा, इस बर्तन से गिरेगा ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो वस्तु को हम डुबोएंगे, जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबोई जाती है, तो उसके ऊपर मतलब द्रव के ऊपर जो बल लगेगा ना, अब जाहिर सी बात है पानी में इस वस्तु को डुबोएंगे तो इस पानी पर एक बल लगेगा, तो जो पानी पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है, जो बल होता है वो जितना पानी इस बर्तन से गिरेगा तो वो द्रव मतलब वही पानी, तो द्रव के भार जो होता है, द्रव का भार होता है उसी के बराबर होगा। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। एक बड़ा सा बर्तन है, डब आप ले लीजिएगा, बड़ा सा डब, उसमें पूरा तरीके से लबालब पानी को भर दीजिएगा, मतलब पूरी तरीके से फुल, और उसमें क्या कीजिएगा, एक बड़ा सा टुकड़ा लीजिएगा, डालिएगा किसी का भी, तो डालेंगे, जैसे ही आप एक टुकड़े को डालेंगे तो वो टुकड़ा क्या करेगा, द्रव पर पानी पर एक बल लगाएगा, तो वो जो बल लग रहा है ना, वो बल कितना होगा, तो जब डुबोएंगे तो जितना पानी इस बर्तन से नीचे गिरेगा तो उसी द्रव का जो भार होगा ना, उसी पानी का जितना वेट होगा, जितना भार होगा, उसी भार के बराबर होता है वो बल। तो यही बात कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है, तो उसके ऊपर की ओर, इसके ऊपर की ओर क्या लगता है, इसके ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। और वो जो उत्प्लावन बल लगता है ना, उत्प्लावन बल लगता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। समझ आ रहा है क्या हम कह रहे हैं। तो यही बात है जी।
आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है उत्प्लावन बल का, जो गणितीय रूप अगर हमसे कोई पूछ दे तो यहाँ पे साइड में हम गणितीय रूप भी बता दे रहे हैं, ये गणितीय रूप ही लिखना जरूरी है। तो गणितीय रूप, तो इसका गणितीय रूप में एक फॉर्मूला होता है उत्प्लावन बल या उत्थावन बल जो होता है वो क्या होता है, वो रो भी जी के बराबर होता है। ठीक है ना, इसके आप याद रखेंगे, इसके बराबर होता है। जहां पर एफ बी क्या है, एफ बी है उत्थावन बल, जहां पर यहां पे रो क्या है, तो रो है हमारा द्रव का घनत्व, जहां पर भी क्या है, भी है विस्थापन का, विस्थापित द्रव का आयतन है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये सभी हमने मान को, वैल्यू को रख दिया है। ठीक है ना, तो एफ बी क्या है, यहाँ पे है उत्थावन बल है। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है, रो है वो द्रव का घनत्व है, जितना द्रव का घनत्व होगा। फिर यहाँ पे भी क्या है, विस्थापन द्रव का आयतन है, मतलब जितना इसमें से द्रव निकला है उसका आयतन है। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये बात है आपको सभी को याद रखना है। देखिए इतना लिखने के बाद ये आप चारों लाइन, ये सभी लाइन लिखिएगा, ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही जानिए जितनी आपको आवश्यकता है। स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है बर्नौली का सिद्धांत। लिखिए, अब बर्नौली का सिद्धांत क्या है, जस्ट सेकेंड में इसको भी बता देता हूं। ठीक है ना, ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत भी हम बता देते हैं आपको। चलिए, तो बर्नौली का सिद्धांत ये हमसे कह देता है, क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे दोस्त। क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रवाहित आदर्श द्रव, यहां पे ध्यान से समझेंगे, किसी प्रवाहित आदर्श द्रव के लिए उसका जो क्या होता है, दाब, जो दाब ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग जो होता है वो सदैव स्थिर होता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि इस सिद्धांत, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार हमें बताया गया कि किसी प्रवाहित आदर्श द्रव में, आदर्श जो द्रव होता है, जो आदर्श या शुद्ध द्रव होता है, उसके लिए उसका जो हमारा दाब है और उसका जो गतिज ऊर्जा है, मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है ना, कि योग जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। समझ रहे हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे। ये किसके लिए बताया गया है, ये किसके लिए बताया गया है जी, तो आदर्श गैस के लिए बताया गया, आदर्श द्रव के लिए बताया गया है, आदर्श द्रव के लिए बताया गया है। तो किसी आदर्श द्रव के लिए, किसी आदर्श द्रव के लिए उसका दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो स्थिर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये बात, ये आप याद रखेंगे। आशा करता हूं कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही सेम टू सेम बात बताया गया है कि किसी प्रवाहित आदर्श द्रव के लिए, आदर्श द्रव के लिए दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ भी है नहीं, आपको केवल इसका याद कर लेना है, इतनी सी बातें। ठीक है ना, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब इसको चाहे तो इसका गणितीय रूप भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो देख ले, दाब को हम क्या लिख सकते हैं, दाब को हम P लिख सकते हैं। P मतलब प्रेशर, मतलब दाब। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। अब ये आदर्श द्रव के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, जो हमारा म्यू भी स्क्वायर हो जाएगा। म्यू मतलब होता है द्रव का घनत्व, यहाँ पर द्रव का घनत्व हम लेंगे, एम द्रव्यमान नहीं लेंगे, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बल्कि द्रव का घनत्व हम लिया जाता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा हाफ म्यू भी स्क्वायर, और फिर से स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है म्यू भी जी होता है, ठीक है ना। और ये सभी क्या रहते हैं, ये सभी स्थिर रहते हैं। तो हम चाहे ना तो ऊपर वाली जो लाइन है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ये क्या है, भी क्या है, जी क्या है, ये सब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो पी है, पी जो है वो दाब है, यहाँ पे ये रो क्या है, तो ये हमारा रो है द्रव का घनत्व, यहाँ पे भी क्या है, भी है वेग, द्रव का वेग है। यहाँ पे भी तो हमने जान लिया, यहाँ पे केवल अब जी बचा हुआ है। तो जी क्या है, तो जी यहाँ पे याद रखेंगे गुरुत्वीय त्वरण है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया, ये देख लीजिए क्या ही हमने लिख दिया था। ये हमारा यहाँ पे होता है रो एच जी होता है, सॉरी ये हमारा होता है रो जी एच लिखे या एच जी रो लिखे। यहाँ पे एच क्या है, एच यहाँ पे है ऊंचाई, एच क्या है, ऊंचाई है। तो ये केवल चीजें आपको बस याद रखना है, इस सभी का नाम आपको याद रखना है। वैसे तो आपको समझ में आ गया कि इस नियम या इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रवाहित आदर्श द्रव के लिए उसका दाब ऊर्जा, उसका स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा का योग जो होता है वो सदैव स्थिर होता है। समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है अणुगतीय सिद्धांत। लिखिए अणुगतिकी का सिद्धांत क्या है, ये क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अणुगतिकीय सिद्धांत, अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या बातें बताया गया कि गैस असंख्य अणुओं से बनी होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी गैस है, मान लेते हैं इस बर्तन में गैस को भरा गया है, तो गैस जो होते हैं, गैस जो होंगे, जाहिर सी बात है जो गैस होंगे वो असंख्य अणुओं से मिलकर बने होंगे। असंख्य मतलब बहुत सारे अनगिनत अणुओं से मिलकर ही तो गैस बने होंगे ना। बिल्कुल सही बात है जी। तो यही बात कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार गैस जो होते हैं, गैस असंख्य सूक्ष्म अणुओं से बने होती है, ठीक है, जो निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। जो निरंतर क्या करते हैं, जो निरंतर जो होते हैं, जो निरंतर अनियमित रूप से इस तरीके से गति करते रहती है, ठीक है। सही तो बात कहा गया। तो जैसे गैस का जो दाब होता है वो ताप इन्हीं अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। मतलब गैसों का जो दाब होता है और जो ताप होता है इन्हीं अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। मतलब आपने समझा, अणुगतिकीय सिद्धांत में हमें ये सबसे पहली बात बताया गया कि जो गैस होते हैं वो असंख्य अणुओं से मिलकर बने होते हैं। असंख्य मतलब बहुत ज्यादा सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात इसमें बताया गया जो निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं, जो लगातार इस में से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। और जब ये गति करेंगे तो आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात है दाब उत्पन्न होगा और उसके बाद इनके टकराने से ताप भी उत्पन्न होगा। तो यहां पे ये बात बताया गया कि जो दाब है और जो ताप है ना वो अणुओं की गति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि गैसों का जो दाब है और जो ताप है वो इनकी अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है, इन सभी अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है।
तो बताइए आपको अणु संख्या गुणधर्म आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ये इतनी सभी बातें लिखने के बाद इसका गणितीय रूप आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख देना है। आप लिखेंगे गणितीय रूप। गणितीय रूप में आप क्या लिखेंगे जी? गणितीय रूप में लिख देंगे P = 1/3 PC-2 आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। जहां पर ये क्या है, P क्या है, तो P है हमारा गैस का दाब। गैस का दाब है P। यहां पे हमारा रो क्या है, तो रो, ये हमारा रो है जी, P नहीं है, रो है वास्तव में। तो रो क्या है, रो है गैस का घनत्व। और यहाँ पे ये सी बार जो है, सी बार क्या है, तो सी बार है अणुओं का औसत, अणुओं का औसत वेग, अणुओं का औसत वेग, ठीक है, अणुओं का औसत वेग होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया ना। नेक्स्ट अपना आते हैं जो है आदर्श गैस का समीकरण लिखिए। अब आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो इस समीकरण के अनुसार आदर्श गैस के लिए जो दाब होता है ना, वो आयतन और ताप के बीच निश्चित संबंध होता है। सिंपल सी बात यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे क्या बात बताया गया कि इस समीकरण के अनुसार आदर्श गैस के लिए जो दाब होता है और जो आयतन होता है और जो ताप होता है, इन तीनों के बीच एक निश्चित संबंध हमें बताया गया है। अब वो निश्चित संबंध क्या है, तो इसका गणितीय रूप अगर हम बताएं, इसका गणितीय रूप हम बताएं और वो निश्चित संबंध बताएं, तो वो निश्चित संबंध होता है PV = nRT होता है। PV = nRT ये हमारा होता है। अब वो क्या होता है तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहां पे हमारा, यहां पर भौतिक राशियां, अब यहाँ पे भौतिक राशियों में हम क्या लिखते हैं, तो सबसे पहली बात P = क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। यहाँ पे V क्या होता है, V जो होता है वो आयतन होता है। N क्या होता है, मोलों की संख्या। और यहाँ पे R क्या है, गैस नियतांक है। और यहाँ पे T क्या है, T है परमताप, ठीक है। तो ये सभी आप चीजें याद रखेंगे। तो आशा करता हूं कि इतनी सभी बातें आपको याद होनी चाहिए और ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये अभी तक जो हमने बताया ये 7 तो है, बट एक हमने गायब कर दिया था। अगर आप देखें तो 6 ही अभी हम देखा है। एक तो ये पहला हमारा हो गया, चलिए इधर से गिनते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत। ये हमारा चौथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये पांचवा कार्य ऊर्जा सिद्धांत है। और ये हमारा छठा हो गया जो है आयामी विश्लेषण का सिद्धांत। एक हमारा और बचा हुआ है, अब मैं चाहता हूं उसको भी हम बता दें, उसके बाद ही हम समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे ये सिद्धांत क्या है। देखिए, एक हमारा जो नियम था वो छूट गया था, चलिए इसको भी हम बता देते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई नहीं। तो ये हमारा है प्रक्षेप गति का सिद्धांत। अब मैं इसको छोड़ भी देता, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में इसको रखता हूँ, तो इसलिए आप देख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें प्रक्षेप गतिकी के सिद्धांत में यही बात बताया गया कि जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर फेंका जाता है, ध्यान से समझेंगे। जब ये मान लेते हैं एक पृथ्वी का सतह है और यहाँ पे एक वस्तु है, तो जब किसी भी वस्तु को किसी कोण पर फेंका जाता है, अब मान लेते हैं इस वस्तु को हम इस ऊपर फेंक रहे हैं, तो मान लेते हैं एक थीटा कोण बनाकर फेंक रहे हैं। तो जब किसी भी वस्तु को किसी कोण पर फेंका जाता है तो यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं। तो जब किसी
जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर फेंका जाता है, तो किसी कोण पर फेंका जाता है तो क्या होता है, और उस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करता है। और ये जो वस्तु ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है, तो ये पृथ्वी इस पर बल लगाएगा कि नहीं, एक जी बल लगाएगा, गुरुत्वीय बल लगाएगा। तो जिस पर क्या लगता है, केवल गुरुत्वीय बल कार्य करता है, तो उसकी गति प्रक्षेपीय गति कहलाएगा। तो इस वस्तु की जो गति होगी वही प्रक्षेपीय गति होगी। मतलब सीक्वेंस में क्या बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर फेंका जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है, तो उस वस्तु की गति ही प्रक्षेपीय गति कहलाता है। और यही इस सिद्धांत है इसका। तो आप ऐसे ही बोलेंगे, पहले यही से नहीं बोलेंगे, आप लिखेंगे प्रक्षेपीय गति के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर फेंका जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगता है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ही, उस वस्तु की गति ही प्रक्षेपीय गति कहलाता है। यही तो चीजें, यही सिर्फ यही इतना ही आपको बोलना है, यही बस इतना ही आपको बोल देना है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि जब कोई वस्तु, मतलब प्रक्षेपीय गति के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर फेंका जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगता है और उस वस्तु की गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। आशा करता हूं कि प्रक्षेपीय गति का आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही केवल आपको लिखना है और यहाँ पे इसका गणितीय रूप, ये फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। और इसका गणितीय जो रूप होता है, ये गणितीय रूप, हाँ दिखा दीजिएगा इसका गणितीय रूप, मैं जरूर कहूँगा दिखाने के लिए। गणितीय रूप क्या होता है, तो इसका गणितीय जो रूप होता है वो होता है t = 2u sin थीटा बाई जी होता है। ठीक है ना, 2u sin थीटा बाई जी होता है, जहां u क्या है, प्रारंभिक वेग है, जहां पर g क्या है, तो g हमारा है गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे है प्रक्षेपण कोण, और टी क्या है, यहाँ पे टी है उड़ान का समय। देख लीजिए बाबू, तो ये सभी चीजें हैं जो आपको याद करना है। ठीक है ना, तो ये आपको उड़ान काल का समय है, इसके लिए ये एक उसका फॉर्मूला है, इसको केवल आपको याद रखना है। तो ये था हमारा दोस्त, ये था हमारा महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत 7 जो हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता दूं कि पूरी फिजिक्स में हमने 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा को करा दिए, फिर हमने आपको 7 पूरी किताब से 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत को करा दिए। अब आपका 2 ही चीज फिजिक्स में बच गया है, ये भी जान लीजिए। फिजिक्स में सिर्फ हमारा 2 चीजें बचा हुआ है, एक क्या है, महत्वपूर्ण नियम बच गए हैं, और दूसरी बात एक आपका बच गया है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। यही 2 चीजें फिजिक्स में बची हुई हैं, जिसको हम जल्द ही इस पर भी वीडियो लाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो केमिस्ट्री की जहां तक बात है, तो केमिस्ट्री में आपका क्या क्या हमने करा दिया है, महत्वपूर्ण परिभाषा और नियम को करा दिए हैं। इसमें आपका केवल बचा हुआ है महत्वपूर्ण सिद्धांत बचे हुए हैं, और एक दूसरा इसमें भी आपका न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो ये भी हम जल्द ही करा देंगे आपको। तो फिजिक्स में आपको क्या, नियम और न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, और इसमें सिद्धांत और न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो आपको अब क्या चाहिए, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सिद्धांत देखना है तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, या आपको महत्वपूर्ण फिजिक्स का नियम जानना है तो इस पर भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। जिस पर आप दोनों में से कमेंट करेंगे सबसे ज्यादा, उस पर हम वीडियो लाएंगे। तो चलिए आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, आवश्यक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो इतना प्यार और सपोर्ट आप हमें दिखा रहे हैं। दिल से आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दिल से आप सभी को शुक्रिया। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।